अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे सबसे पहले हरक सिंह रावत के ठिकानों पर हुई है विजिलेंस की छापेमारी। इससे बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर बुधवार को विजिलेंस की टीम छापेमारी हाईकोर्ट के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के लेटर के बाद बताया जा रहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर चीफ काउंसिल ने सेक्रेटरी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों को लेटर लिखा गया। लेटर में चीफ स्टैंडिंग काउंसिलिंग ने लिखा है कि हाईकोर्ट ने मौखिक तौर पर पूछा है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व केस में उस वक्त के वन मंत्री पर सरकार ने क्या एक्शन लिया और क्या जांच हुई। और इतना ही नहीं, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने लिखा है कि हाईकोर्ट ने अब तक कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि 1 सितंबर को अपना पक्ष रखते हुए अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी बताएं, वरना कोर्ट मामले की जांच सीबीआई से करवाने पर विचार करेगा। तो अब देखना होगा कि विजिलेंस की कार्रवाई से अब हाईकोर्ट कितना संतुष्ट होता है और तभी तय होगा कि केस सीबीआई को सौंपा जाए या फिर नहीं। तो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को ये लेटर में जांच का स्टेटस पूछा गया है कि अब तक इस पूरे मामले में क्या जांच हुई है, क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है वो ये है कि अगर ये जांच नहीं होती है तो फिर इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाएगा, क्योंकि जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है वो काफी अहम है। जो लेटर है उसमें जांच का क्या स्टेटस है वो पूछा गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। कॉर्बेट पार्क के पाखरू में निर्माण में हुए घोटाले को लेकर ये छापेमारी हुई है, जिसमें हरक सिंह के सहसपुर स्थित मेडिकल कॉलेज और रायवाला स्थित अमरावती पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई है, जो कि हरक सिंह और उनके परिवार के नाम पर है। विजिलेंस के मुताबिक 2 जनरेटर सरकारी पैसे से खरीदे गए थे, जिसे हरक सिंह की प्राइवेट प्रॉपर्टी में इस्तेमाल किया जा रहा था। इन दोनों जनरेटर्स की कीमत जो है करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कॉर्बेट पार्क के मामले में पूर्व डीएफओ कृष्ण चंद्र की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। सूचना मिली थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी फंड से खरीदी गई और वो प्राइवेट प्लेसेस में है, तो उसे हमने कोर्ट के परमिशन से जहां पता चल रहा है वहां पे हमने छापा लगा रहे हैं। जैसे भी प्रॉपर्टी से रिकवर होगा और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तब हम बताने की स्थिति में होंगे कि वो किसका था किसका नहीं था। सिर्फ 2 जनरेटर के लिए विजिलेंस की छापेमारी को पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। हरक सिंह ने कहा है कि मैंने खुद 19 जनवरी 2022 को लेटर लिखकर जनरेटर वापस ले जाने को कहा था, लेकिन नहीं ले गए, जिसके बाद मेरी कोई गलती नहीं है। हरक सिंह ने कहा कि बीजेपी मुझसे डरी हुई है। हरक सिंह के साथ न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। से क्या हुआ काम है, और जिस तरह पूरे देश के अंदर ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार और विभिन्न जहां भाजपा की सरकारें वो प्रदेश की सरकारें दुरुपयोग कर रही हैं। आप सोचिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में वन मंत्री था। 8 तारीख को जनवरी को आचार संहिता लगी, तब तक मैं वन मंत्री था आचार संहिता तक। अगर कोई गड़बड़ थी तो तब आपने क्यों नहीं जांच कराई? तो मेरे पीएस ने मुझे बताया सर कि 2 जनरेटर वन विभाग से आपको मिले। तो मैंने तुरंत उनसे टेलीफोन से ही कहा कि आप तुरंत कालागढ़ डिवीजन डीएफओ को लिख दो कि भाई तुम अपने जनरेटर ले जाओ। अब वो नहीं ले गए। ये लेटर भी शायद आपने लिखा हुआ 19 जनवरी। मेरे पीएस ने लिखा है डीएफओ को, लेकिन क्योंकि डीएफओ उस समय फिर जांच के दायरे में आ गया था, फिर वो उसको जेल चला गया। कांग्रेस नेता और बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत की प्रॉपर्टी पर विजिलेंस के छापे क्या पड़े कि अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है।
हरक सिंह रावत के हमाम में सब नंगे वाले बयान पर लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने पलटवार किया है। दिलीप रावत ने कहा है कि हरक सिंह रावत बताएं कि उनका इशारा किस ओर है। हरक सिंह रावत के बयान से लग रहा है कि उनके भ्रष्टाचार में कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं। ऐसे में मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी की दबाव की रणनीति है। माननीय हरक सिंह जी के यहाँ जो छापा पड़ा है और उनमें उनका ये बयान कि हमाम में सब नंगे हैं, बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा गंभीर विषय है। और मेरी तो मांग है कि इसका मतलब है इनके पीछे बहुत सारे सफेदपोश लामबंद होकर ये कार्य कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये जांच जो है सीबीआई को सौंपनी चाहिए। देखिए, दबाव की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि जो व्यक्ति भाजपा की शरण में चला जाता है वो बेदाग हो जाता है। उससे पहले भाजपा के नेता लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। और हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जरा बताइए, जो पूरा मामला सामने निकल कर आया है, अब यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि हरक सिंह ने जो अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो पहले ही लेटर लिख चुके थे जनरेटर के लिए कि वो ले जाए यहां से, लेकिन जब नहीं ले गए तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, राजनीति में अब जरूर होगी, क्योंकि हरक सिंह चाहे बीजेपी की सरकार रही हो पिछली वाली, या उससे पहले हरीश रावत या विजय बहुगुणा, या जब नारायण तिवारी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं, नेता विपक्ष भी रहे, जब भुवनचंद खंडूरी और निशंक यहां पर मुख्यमंत्री रहे, तो हरक सिंह रावत पर राजनीति होना यह जायज सी बात है। लेकिन चीफ स्टैंडिंग काउंसिल का जो लेटर हमने आपको दिखाया है, दर्शकों को दिखाया, उस लेटर से साफ है कि हाईकोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि तत्कालीन जो वन मंत्री थे कॉर्बेट में जो घपला हुआ उन पर क्या जांच हुई और क्या एक्शन हुआ। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई कि अभी तक अगर कुछ नहीं हुआ तो आप 1 तारीख यानी कल का जो दिन है, कल हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होगी और कल हाईकोर्ट इसको सुनेगा। वहां पर शासन अपने सरकार अपना एक पक्ष रखेगी कि अब तक इस पर क्या क्या एक्शन यहां पर लिया गया है, और अगर एक्शन से संतुष्ट दिखा हाईकोर्ट तो हो सकता है कि विजिलेंस इस जांच को आगे कैरी करे। और अगर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा तो यह भी लिखा गया स्टैंडिंग काउंसिल की तरफ से कि हो सकता है कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। अब सवाल है कि सब कुछ अब कल के दिन पर टिका है कि हाईकोर्ट इसमें आगे क्या फैसला लेता है। अगर सीबीआई को यह केस जाता है तो यह दूसरा केस होगा जिसमें हरक सिंह रावत सीबीआई के शिकंजे में कसेंगे। और इससे पहले क्योंकि 2016 के स्टिंग केस में वो ऐसे ही मामले में अभी फंसे हुए हैं, और अब अगर यह दूसरा केस सीबीआई का आता तो उनकी और मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। एक अहम बात यह कि हरक सिंह रावत लगातार इस बात का क्लेम कर रहे हैं, अभी वो विधायक कहीं से नहीं है, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो क्या उनके दावा था कि मैं हरिद्वार से टिकट लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो क्या इसके पीछे और दिक्कतें उनकी और बढ़ेंगी? क्या हरक सिंह रावत का यह दावा कहीं पुख्ता हो पाएगा, या कुछ आगे चीजें किस तरीके से बदलेंगी? कांग्रेस पार्टी इस पर भी किस तरीके का स्टैंड लेगी? 5 तारीख से विधानसभा का सत्र होना है, कांग्रेस यहां पर बड़ा विपक्षी दल है, तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर हरक सिंह के साथ एक लामबंद होकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? तो बहुत सारी बातें, क्योंकि हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री रहे, ऐसे सवाल है जिसका जवाब बहुत जरूरी है। देखना यह होगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या रहने वाला है, और लगातार देखा जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ती जा रही है हरक सिंह रावत की। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बागेश्वर विधानसभा सीट पर SC/ST का फैक्टर हमेशा से ही हावी रहा है, फिर भी इस उपचुनाव में भी जातीय फैक्टर पर पार्टियां विशेष ध्यान दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जातीय समीकरण को साध रही है। बागेश्वर विधानसभा सीट उत्तराखंड राज्य बनने से पहले रिजर्व सीट रही है। इस सीट पर 1,18,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें अनुमानित 35% मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार इस वोट बैंक के सहारे ही बीएसपी और आप में रहते हुए तीसरे नंबर पर रहे, और इस बार वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 80% अनुसूचित जाति की वोट मिलने का दावा कर रहे हैं। अपने समाज का जो वोट है वो भी अधिकांश रूप में अधिक से अधिक जो है वो कांग्रेस को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और लगता है आपको सभी को कि ये वोट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कम से कम ये समझिए कि 80% वोट जो शिल्पकार समाज है उसका प्राप्त होगा।
वहीं बीजेपी इस उपचुनाव में SC/ST फैक्टर से ज्यादा दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के कार्यों और सहानुभूति फैक्टर पर ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने आजादी से अब तक अनुसूचित जाति के लिए किया ही क्या है, उन्हें सिर्फ दलित बनाकर छोड़ दिया गया। ने हमेशा ही जो अनुसूचित समाज को हमेशा ही ये कहकर के दिग्भ्रमित किया है कि 80% वोट 90% वोट हमारे पास है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से और कांग्रेस के लोगों से कि कांग्रेस ने आखिर इन आज़ादी के बाद से आज तक अनुसूचित समाज को आखिर दलित बना के क्यों रखा है। विधानसभा में विशेषकर बहुत अधिक उनकी लहर है, एक किस्म की समझिए उनकी संपत्ति की बहुत सहानुभूति उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि जितना अपना दलित वोट है, विशेषकर अनुसूचित जाति का वोट है, पहले भी उनको लगातार प्राप्त होता रहा है और आज भी अब उसका परसेंटेज और बढ़ने वाला है, ऐसा हमने अपना अनुमान लगाया है। बागेश्वर उपचुनाव में पार्टियां हर फैक्टर पर काम कर रही हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, तो जातीय समीकरण भी इस उपचुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। हमारे साथ फोन जुड़ गई हैं सुष्मिता, आप बताइए जरा, क्योंकि बागेश्वर सीट की अगर बात की जाए तो हॉट सीट है, इसके साथ वहां पर जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है, क्या वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? जी, बात करें बागेश्वर सीट की तो बागेश्वर जो सीट है ये पहले से ही आरक्षित सीट, इस पे रिजर्व सीट है और इस पे जो अभी चुनाव हो रहा है उस पर भी तो कैंडिडेट हमारे दलित समाज से हैं। और उसके बाद जो जाति समीकरण बनता है बागेश्वर में लगभग 35% जो है दलित समाज का वोट परसेंट रहता है और उसमें भी कांग्रेस कह रही है कि 80% वोट हमारे पाले पे आएंगे और कांग्रेस और भाजपा कह रही है कि 100% वोट हमारे पाले पे आएंगे। तो इस तरीके से जाति समीकरण को लेके दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे निशाना साध रही हैं और कह रही है कि हमारे समाज के वोट हमारे पक्ष पे पड़ेंगे। शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुष्मिता। चलिए आगे बढ़कर बात करें तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 7 जिलों में फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर में आज शाम तक हल्की बारिश के आसार हैं। आपको बता दें उत्तराखंड में जुलाई में 552.7 mm बारिश हुई है, क्योंकि सामान्य से 32% ज्यादा है। वहीं ऋषिकेश में अगस्त में हुई बारिश ने चेरापूंजी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश के बदले पैटर्न का असर जो है इस कदर रहा है कि देहरादून, हरिद्वार समेत 6 जिलों में असामान्य तरीके से हुई बारिश आपदा बनकर टूटी है। वहीं आधे से ज्यादा जिले ऐसे रहे हैं जहां बारिश सामान्य से भी कम रही है। एक रिपोर्ट देखिए। भले ही पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लोगों को बारिश से राहत मिली हो, लेकिन 1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में इस साल भी एरोटिक वेदर कंडीशन दिखी, यानी कहीं एकदम से तेज बारिश हुई तो कहीं एकदम सूखे जैसे हालात। एरोटिक बारिश का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बारिश से तकरीबन 1000 करोड़ के राजस्व का नुकसान, जबकि 106 लोगों की मौत भी हो गई। इस साल 6 जिले ऐसे रहे जहां बारिश आफत बनकर हुई, किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हुई, जबकि 7 जिले ऐसे रहे जहां बारिश सामान्य से भी कम हुई। अगर उन 6 जिलों की बात करें जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई तो उनमें बागेश्वर में 164% ज्यादा बारिश हुई, तो हरिद्वार में 63% ज्यादा बारिश हुई। इसके साथ चमोली में 58% ज्यादा बारिश हुई, वहीं देहरादून में 51% ज्यादा बारिश हुई और ऊधम सिंह नगर में 29% ज्यादा बारिश हुई, तो टिहरी गढ़वाल में 25% ज्यादा बारिश हुई है। अगर सामान्य से कम बारिश वाले 7 जिलों की बात करें तो उनमें अल्मोड़ा है जहां 13% कम बारिश हुई है, वहीं चंपावत में 24% कम बारिश हुई, तो पौड़ी गढ़वाल में 18% कम बारिश हुई। साथ ही नैनीताल में 22% बारिश कम हुई, तो साथ ही पिथौरागढ़ में 17% कम बारिश हुई, वहीं रुद्रप्रयाग में 18% कम बारिश हुई, तो उत्तरकाशी में भी 7% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। तो नॉर्मल एक्टिविटी दिख रही है तो देखेंगे, लेकिन ये कि ओवरऑल जो मानसून हो जाएगा सितंबर तक का हमारा पीरियड वो रहता ही है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का जो भी रेनफॉल एक्टिविटी उसका मानसून के रेनफॉल में पूरा काउंट करते हैं, तो उस चीज को देखेंगे तो तब भी हमारा नॉर्मल तो मानसून रहेगा ही।
इस मानसून सीजन में जहां एक तरफ किसानों को नुकसान हुआ और वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वहीं बारिश के बदले पैटर्न ने प्रदेश को आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दिया है। और इस तरह की बारिश की सटीक वजह क्या है, इसकी कोई ठोस जानकारी भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के नेशनल हाईवे और 4 धाम रोड प्रोजेक्ट में जगह जगह लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं और अब इनके ट्रीटमेंट के लिए केंद्र सरकार ने 900 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जारी की है और इस पैसे से 80 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट होगा। पूरे राज्य में नेशनल हाईवे पर 195 क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन है। राज्य सरकार ने पहले 155 डेंजर जोन का एस्टीमेट केंद्र को भेजा था और अब बताया जा रहा है कि 40 का प्रस्ताव जो है इस महीने भेजा गया है। भारत सरकार ने जो एनएच से रिलेटेड ऑल वेदर रोड हैं और जो 4 धाम की सड़कें हैं उनके लिए 900 से ज्यादा करोड़ रुपए दिए हैं हम लोगों को। उसमें टीएचडीसी हमारा कंसल्टेंट है, उनके साथ हमारा एमओयू है। तो वो लोग जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी की कैसे इसको स्टेबलाइज किया जाए, स्लोप स्टेबलाइजेशन कैसे करना है, उसका एस्टिमेशन, उसका डिजाइन वो लोग करते हैं। उसी के आधार पर भारत सरकार सैंक्शन करती है। पिथौरागढ़ में वाटर पार्क भले ही अभी पूरी तरह से नहीं बना हो, लेकिन इसको लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। आलम यह है कि स्थानीय विधायक जहां वाटर पार्क को पानी की बर्बादी करार दे रहे हैं, वहीं नगर पालिका इस पार्क के जरिए ही पेयजल संरक्षण का दावा कर रही है। सोशल मीडिया पर वाटर पार्क का मजा लेते हुए पालिका अध्यक्ष की ये तस्वीर जिस तेजी से वायरल हुई, उतनी ही तेजी से पिथौरागढ़ का सियासी पारा भी चढ़ा है। क्षेत्रीय विधायक मयूख मेहर ने आरोप जड़ा कि 2 बूंद पानी के लिए तरसते लोगों के साथ ये नगर पालिका का भद्दा मजाक है। साथ ही विधायक का कहना है कि वाटर पार्क को बनाने के लिए जहां एक पेयजल योजना की बलि चढ़ाई गई है, वहीं 80 करोड़ की आंवला घाट पेयजल योजना के पानी से स्विमिंग पूल को तर किया जा रहा है, वो भी तब जब शहर में 2 बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हो। अब प्रश्न ये उठता है कि पिथौरागढ़ वासियों के लिए पेयजल जरूरी है या स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब ऑलरेडी वहां पर एक पेयजल योजना स्थापित थी और जो निर्बाध रूप से चल रही थी, उसको तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। असल में पिथौरागढ़ के चंडाक में नगर पालिका एक वाटर पार्क बना रही है। 50 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े इस पार्क को बनाने में अब तक 1 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी पार्क पूरी तरह बना नहीं है। नगर पालिका का दावा है कि वाटर पार्क बनने से जहां वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों को नया पर्यटन केंद्र भी मौज मस्ती के लिए मिलेगा। पालिका की माने तो स्विमिंग पूल के लिए पेयजल योजनाओं के बजाय बरसात के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंवला घाट से किसी तरह का या किसी भी अन्य योजना से हम किसी तरह भी का जल नहीं ले रहे। हम वर्षा द्वारा प्राकृतिक जल के संवर्धन, संचयन एवं पुनर्गठन हेतु हमने वहां पर तालाब बनाया है। पिथौरागढ़ में 2 बूंद पानी के लिए सियासी खेल दशकों से जारी है। इस खेल में कभी किसी को मात मिलती है, किसी को जीत, लेकिन वाटर पार्क के नाम पर जारी सियासी संग्राम का अंत क्या होगा ये फिलहाल कहना कठिन है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, बीजेपी के पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक के बीच वाटर पार्क को लेकर तलवारें पूरी तरह खींची हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कल देर रात जिला मुख्यालय के पास जवाड़ी बाईपास पर एक बेकाबू कार अलकनंदा नदी में जा गिरी है। हादसे में कार सवार लोग लापता हो गए हैं। सूचना पर पहुंची आपदा प्रबंधन और पुलिस की रेस्क्यू टीम कार सवार लोगों की खोजबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कार के अंदर एक शख्स सवार था जो कि लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है।